दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज पुनः चर्चा इतिहास के पन्ने से 1857 के गद्दार राजे रजवाड़े, जिन्होंने आजाद भारत में भी राज किया, ये मुद्दा है आज के विषय का। और जिस किताब में ये चैप्टर है, इस किताब का नाम है 1857 की अनकही हैरत अंगेज दास्तान। ऑथर है शमसुल इस्लाम साहब। फरोज पब्लिकेशन से छपा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जिन साथियों को ये किताब अच्छा लगे जरूर मंगवाएं। और भी शमसुल साहब की और बहुत सारी किताबें हैं, वो आप मंगवा कर देख सकते हैं। शमसुल साहब का परिचय देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुके हैं, जननाट्य मंच से जुड़े हुए सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार अपने समय के ज्वलंत पहलुओं पर लगातार बेबाक राय रेफरेंस के साथ, कथा कहानी नहीं, रेफरेंस के साथ, प्रमाणों के साथ रखते हैं। इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्पष्टीकरण। पिछले एपिसोड में जब हमने बात की थी तो अनायास बहुजन नायिकाओं के ऊपर बात चल रही थी और अनायास मैंने पूछा कि उदा देवी की जाति क्या थी। शायद उस समय अचानक शमसुल साहब को ध्यान नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि ये कुम्हार जाति की थी, प्रजापति थी। हाँ, प्रजापति थी, शायद प्रजापति थी। अचानक हो सकता है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। अचानक पूछने पे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और कई बार मेरे साथ भी होता है, कई और साथियों के साथ होता होगा। कई लगातार फोन आए, कमेंट्स आए और मैंने कहा कि वो ह्यूमन एरर है और अगले एपिसोड में हम उसको ठीक करेंगे। वैसे यह बात स्पष्ट है कि ह्यूमन एरर होता है, उसको रेक्टिफाई करते हैं और कहीं कोई आर्टिकल लिख के नहीं बोला गया, बोलते समय शायद शब्द के साथ बोला गया। शुरुआत उदा देवी के साथ ही करता हूं और उसके बाद वैसे गद्दारों, देसी रजवाड़ों के बारे में बातचीत होगी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन आजाद भारत में भी वो हुक्मरान, उनके खानदान के लोग, उनके वंशज आजाद भारत में भी हुक्मरान कई लोग बने रहे। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी डॉक्टर रतनलाल, बहुत शुक्रिया। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं भी महान शहीद उदा देवी जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब कमेंट्स देखे तो उस पर उसी वक्त मैंने लिखा कि ये मेरे से गलती हुई है और वो पासी जाति की थी। और 1857 में जो मेरा जो काम है, जो पूरा रोहिलखंड और अवध का इलाका है, उसमें पासियों ने बहुत बहुत भूमिका निभाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये पासी जो थे, इनको बहुत, ये बंदूकधारी भी होते थे और ये चौकीदारों का काम करते थे और इन्होंने विद्रोह किया था और अंग्रेज अफसरों ने कहा था इनसे बदला लिया जाएगा। और बेगम हजरत महल ने एक बाकायदा आश्वासन दिया था कि अगर हम जीतेंगे तो आपके साथ जो भी अत्याचार किए गए उसको वापस करेंगे। लेकिन डॉक्टर रतनलाल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दुख के साथ कह रहा हूं कि क्या हम ये जो शहीद हैं, और हम एक पहलू तो यह है कि हम अपने शहीदों को, कि हम देखिए गरीब थे और हमने अपने साम्राज्यवाद के खिलाफ, अंग्रेजों के लूट के खिलाफ या किसी और लूट के खिलाफ हमने संगठित हुए और हम लड़े। लेकिन क्या हमारी वही पहचान थी? मैं एक दो उदाहरण देकर ये बात साफ करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहचान की राजनीति करते हुए हम कहाँ जाकर पहुंच जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने उधम सिंह जी पर एक कार्यक्रम किया और उधम सिंह जी के किसी परिवार में, हो सकता है वो भी तो एक कंबोज जाति से बुलाया, और कि उधम सिंह कंबोज थे, कंबोज थे, वो बढ़ई परिवार से आते थे। लेकिन क्या इन लोगों को ये भी पता था कि उन्होंने शहीद होने से पहले कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आजाद, और जो मेरा नाम मोहम्मद सिंह आजाद नहीं लेगा वो मेरा दोस्त नहीं है। बदकिस्मती से एक दौर चल रहा है जो आरएसएस के आने के बाद खास तौर पर जो सारे हिंदुओं को संगठित करना चाहती है, कि हमको टुकड़े टुकड़ों में बांट रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान मुसलमान भी नहीं, पठान हो गए। भगत सिंह सिखी नहीं, जाट हो गए। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने सबसे पहले
न्याय की, समाजवाद शब्द की बात की, जिन्होंने सबसे जी पहले प्रगतिशील साहित्य पढ़ा, उनको हम पंडित बना दे रहे हैं। रोशन सिंह को हम ठाकुर रोशन सिंह के तौर पर कर रहे हैं। इनमें से कोई भी शहीद अपनी इन पहचानों की वजह से ज्वाइन नहीं किया था। वो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, जालिमों का राज खत्म करने के लिए लड़े थे। तो और इतना यानी थ्रेट करते हुए, अरे भाई आप क्या करेंगे, आपने आप जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने कितना उदा देवी के बारे में जानने की कोशिश की, कितना जो उधम सिंह की जाति को पहचाना है उन्होंने कितना जानने की कोशिश की। मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने काम किया है, मैंने सारी दुनिया से जो भी जमा हो सका मैंने वो कोशिश की है। और मैं एक नाई परिवार में पैदा हुआ, लेकिन नाई होने की वजह से मैं आपसे ये सब बात नहीं रख रहा हूं जी। मैंने दर्द की वजह से जो समझा, जो मैंने देखा कि मैंने अपने समाज को वापस लौटाना। और बाबा साहब की बात याद रखिए कि हमने ऊंची जातियों की पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना है, लेकिन हमने अपनी जातियों की पॉलिटिक्स का भी शिकार नहीं होना है। हम जिन जाति की हम पहचान कर रहे हैं उस जाति का भी पहचान का शिकार नहीं होना है। हम सब गरीबों ने, हिंदू मुसलमान सिखों ने, सारी जातियों के गरीबों ने अपनी पार्टी बनानी है, बाबा साहब का कहना था। तो अब हम आ जाते हैं, मेरी जो किताब है उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो मैं सोचता हूं कि इसमें एक मैं थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क्स में दे दूं। जी जी जी। जाहिर है कि उदा देवी पासी जाति में जन्मी थी, लेकिन वो बहुजन नायिका थी। और कोई भी महापुरुष किसी जाति का कॉपीराइट नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन वो पूरे बहुजन जमात के नायक हैं। जी, फुले साहब मेरे नायक हैं, मेरे नायक हैं। फुले साहब आप उनको कितना छोटा कर देंगे, आप उनको कितना छोटा कर देंगे। फुले साहब माली परिवार में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन हमारे नायक है, बहुजन नायक है। और ठीक है, एक ह्यूमन एरर को हटाइए साहब ने, पूरे 40 मिनट का वो जो डिस्कोर्स था, उस डिस्कोर्स पे ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। कितने सारे फोन आए, मैंने स्पष्टीकरण दिया कि ह्यूमन एरर अगले एपिसोड में ठीक कर दूंगा। बहरहाल उस जाति से अगर सैकड़ों पीएचडी होते, और होने चाहिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा गरीब छात्रों की मदद भी करता है, तो ज्यादा बेहतरीन होगा कि उस पूरी परंपरा के, उदा देवी की परंपरा के, फूले की परंपरा के, अंबेडकर की परंपरा के, तमाम परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट, सोशल साइंटिस्ट और इस तरह के डॉक्टरेट हर समाज से और उस समाज से भी पैदा करें। मुझे लगता है यही आदरांजलि होगी। इस बात को यही विराम देता हूं। जी जी। और इस पर मैं लिखूंगा, यानी ये बहुत गंभीर समस्या है। बाबा साहब जो पहला चुनाव हारे थे, वो किस तरह से जातियों को बंटवा दिया था कांग्रेस ने, हमारी जो बहुजन जातियां थी उसको बंटवा दिया था, वो हम सबको याद रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान नहीं देकर हम असली मुद्दा जो है आज उस पर आते हैं। देखिए, एक बात जो इतिहासकार के तौर पर मैं कह रहा हूं, एक रिसर्चर के तौर पर कह रहा हूं, 1857 की जो आजादी की लड़ाई है वो कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ दलालों की वजह से, जासूसों की वजह से हारी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस जमाने के अंग्रेज अफसर जिन्होंने उसको कुचला था, उस जमाने के अंग्रेज अफसर जिन्होंने अपनी जीवनियां लिखी, कम से कम 5 लोग अंग्रेज सेना ने भेजे थे, इंग्लैंड से बुलाए थे, जिनको मिलिट्री हिस्टोरियन कहते हैं। उनका मिलिट्री का जो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट था विलियम, उसको यहाँ लेकर आए थे वो। और वो पूरा का पूरा जो अवध का और इस पूरे इलाके का जो था हर युद्ध के अंदर वो शामिल था। वो मोर्चे पर बाहर रहता था। उसने जो कुछ लिखा है वो इतना आपको परेशान कर देगा और हैरान करेगा कि देखिए हमने कैसे लड़ाई हारी। और आज भी उस तरह के गद्दारों की कमी नहीं है। मैं जो अंग्रेजों की तरफ से 2 इतिहासकार, बाकायदा बड़े नामी इतिहासकार उस जमाने के भेजे गए थे, मालेसन और केई, उनका एक हिंदी में आपको बता रहा हूं। सच तो यह है कि हिंदुस्तान में हमारी सत्ता की पुनर्स्थापना का सेहरा हमारे हिंदुस्तानी समर्थकों के सर है, जिनकी हिम्मत और बहादुरी ने हिंदुस्तान को अपने
हम वतनों से छीनकर हमारे हवाले कर दिया। कौन कह रहे हैं ये? अंग्रेजों के हिस्ट्रियोग्राफर जी। उसके बाद विलियम रसल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उस वक्त दुनिया का महानतम जंग कॉरेस्पॉन्डेंट है। क्रीमिया की जंग से फौरन यहां भेजा गया है, यहां पर भेजा गया और सीधा लखनऊ पहुंचता है, शाहजहांपुर और लखनऊ पहुंचता है। उसने कहा दिल्ली की हमारी घेराबंदी बिल्कुल नामुमकिन होती अगर पटियाला और जींद के राजा हमारे मित्र नहीं होते। इसके 10,000 उदाहरण मेरे पास हैं, ठीक है। और आप ये जो है, ये जो हुआ उसका दर्द नाना साहब के मुंह से सुनिए। नाना साहब जब वो, आप जानते हैं कि वो किस तरह से हारे, लड़ाइयां गद्दारी की गई और वो कालपी की जंग में हारे, फिर उसके बाद वो ग्वालियर की जंग में भी हारे थे, उसके बाद कालपी की जंग में हारे, फिर कानपुर में छोकर, और उसके बाद वो तराई में निकल गए जीनत महल के साथ, हजरत महल के, सॉरी माफ कीजिए, जीनत महल तो दलाल थी जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, ये हजरत महल के साथ निकल गए और कई साल लड़ते रहे। उनका सुन लीजिए, ये उन्होंने उर्दू में लिखा था, मैं हिंदी में आपको सुना रहा हूं। यह पराजय उनकी अकेले की नहीं थी बल्कि पूरे देश की थी। हम देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, शैतान रजवाड़ों ने अपने स्वार्थ के लिए इस देश को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जबकि अंग्रेजों की हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं थी। कौन कह रहे हैं? ये नाना साहब कह रहे हैं। कब लिख रहे हैं? ये 1858 के अंदर लिख रहे हैं नाना साहब। नाना साहब कह रहे हैं उनकी कोई औकात नहीं, और सच है कि इनकी कोई औकात नहीं थी, है? और हम जो पूरा उत्तर प्रदेश हारे, हम जो पूरा बिहार हारे, वो तो राणा की सेना आई, नेपाली सेना आई और उसने पूरा का पूरा उनको इलाका जितवाया। कहते हैं 1 लाख के करीब सेना आई, और उसके बाद जब वो वापिस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ियां, हाथी, घोड़े, गाड़ियां, वो इतने सामान से लदे थे कि 1 किलोमीटर चलने के लिए दिन लग जा रहा था उनको, इतना सामान लूट का वो लेकर गए थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जो आज तराई का इलाका नेपाल को दिया गया है, वो 1857 में नेपाल के राजा ने जो सेवा की थी अंग्रेजों की, उसके लिए दिया गया था। और हम में से कोई भी डिमांड नहीं करता है कि तराई का हिस्सा हम नेपाल से वापिस लें, क्योंकि वो तो अंग्रेजों ने हमारे हिस्से को दान किया था। पर ये सवाल, ये बुनियादी सवाल है। तो मैं अलग से हम बात करेंगे जासूसों की, अलग से हम बात करेंगे दिल्ली उन्होंने कैसे जीती, उसके सारे सबूत उसी जमाने के दस्तावेजों से। लेकिन मैं अंग्रेजों के 1858, 1859 के दस्तावेजों से, जब उन्होंने जंग को उनके हिसाब से समेट दिया, उसके हिसाब से समेट दिया, और उसके बाद उन्होंने फिर जिन्होंने सेवा की थी उनको रेवड़ियां बांटनी शुरू की। शासकों ने जो रेवड़ियां बांटनी शुरू की, उसका उनके दस्तावेजों से मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अंग्रेज रोज जो भी घटता था उसको करते थे, उसको लिखते थे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, उनकी किताब है, और ये सारे के सारे इंपीरियल ब्रिटिश गजेटियर्स हैं। और उसके अलावा एक 900 पेज के अंदर उन्होंने किताब लिखी, हिंदुस्तानी अंग्रेजी की किताब है कि हिंदुस्तानी राजाओं और नवाबों ने जो सेवा की उनको उसके सिले में क्या दिया गया। एक छोटे छोटे जमींदार का उसके अंदर जिक्र है, जो मेरे पास है वो किताब, मुझे फख्र है कि वो मैंने किताब हासिल की है। सिंधिया का राजा, हम सब साथी से वाकिफ हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का ये कहना था कि वो सिंधिया से अगर आप नहीं हराएंगे तो अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। इसीलिए वो ग्वालियर के किले पर गई और वहीं पर शहीद हुई, वहां पर वो शहीद हुई। और उसके बाद जो किया गया, ये मैं ग्वालियर के सिंधिया परिवार के बारे में अंग्रेज ब्रिटिश गजेटियर से, लॉर्ड सीई ग्वालियर स्टेट गजेटियर वॉल्यूम 1 गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता 1908 से पढ़कर सुना रहा हूं जनाब आपको। और ये महत्वपूर्ण सवाल था कि वह क्या करेंगे। सिंधिया कम उम्र होने के साथ साथ आवेगी स्वभाव के थे और उनके दरबार की आम राय ब्रिटिश विरोधी थी, लेकिन उनके सलाहकारों में 2 बहुत मजबूत इरादे वाले सलाहकार, मेजर चार्टर्स मैफरसन रेजिडेंट
और सर दिनकर राव के रूप में मौजूद थे। उन्होंने सूझबूझ और सख्ती से सिंधिया को यह समझा दिया कि भाई चाहे हालात जितने भी खराब हों, आखिर में जीत अंग्रेजों की ही होगी। सिंधिया ने तुरंत अपनी निजी सुरक्षा सैनिक टुकड़ी को जनाब कॉलिन के पास आगरा सहायता के लिए भेज दिया। आगरा उस वक्त इनकलाबियों ने घेर लिया गया था। उसके बाद वो कैसे भागकर खुद आगरा गया और वो उसको वापिस अंग्रेज लेकर आए, लेकिन उसको जो दिया गया जरा वो सुन लीजिए। सिंधिया द्वारा म्यूटनी को अंग्रेजों के लिए की गई सेवाओं से खुश होकर 3 लाख रुपए के लगान वाले क्षेत्र को उन्हें इनाम दिया गया। उन्हें अपनी पैदल सेना को 3000 से बढ़ाकर 5000 करने और 32 तोपों की जगह 36 तोपें रखने की अनुमति दी गई। सन 1861 में जियाजी राव को GCSI ग्रैंड नाइट ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई। ये खास दलालों को दी जाती थी, ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कुत्तों को दी जाती थी, ये उनके गधों को दी जाती थी। ये बड़ी उपाधि थी, ये उसको दी गई। उसके बाद हैदराबाद निजाम पर आ जाइए। हम नौजवानों को और बहुजन को खासतौर पर इस बात को जानना चाहिए कि ये उत्तरी भारत, पंजाब और कलकत्ते तक अंग्रेज हार गए थे। ये औरंगाबाद से सेना आती है, औरंगाबाद से सेना आती है, जिसमें निजाम की सेना है, जिसमें मराठा सेना है, जिसमें रतलाम की सेना है, जिसमें रेवा की सेना है। ये सारे जो अंग्रेजों के दलाल थे इनकी सेना है। और ये औरंगाबाद से जीतती आती है, जिसमें बार बार मैं जिक्र करता हूं वो बड़ा अफसर का थॉमस लो का मैं जिक्र करता हूं। औरतों के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, जिसकी जीवनी सबसे बड़ा नैरेटिव है उस लड़ाई का। निजाम के बारे में जो अंग्रेजी दस्तावेज उस वक्त, इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 13, नसरुल्लौला निजाम की मई 1857 में मृत्यु हो गई और उनके बेटे अफजदुल्ला गद्दी पर बैठे। हैदराबाद के लिए बहुत नाजुक समय था। बगावत जो सारे मुल्क में फैल गई थी उसने इस रियासत को भी प्रभावित किया। इस बात का खतरा था कि अगर हैदराबाद रियासत गदर में शरीक हो गई तो पूरे दक्षिण भारत और बंबई प्रांत में भी विद्रोह हो जाएगा। हालांकि निजाम को उनके कुछ गैर जिम्मेदार सलाहकारों ने बगावत का झंडा बुलंद करने के लिए कहा, लेकिन वे अपने वफादार वजीर सालार जंग की सलाह को मांगकर पूरी मजबूती से अंग्रेजों के वफादार बन गए। जब गदर का तूफान गुजर गया तो ब्रिटिश सरकार ने निजाम की वफादारी से खुश होकर उन्हें एक वजीर सालार जंग और कई दरबारियों को 10,000 पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड की करेंसी इनाम में दिए। अफजदुद्दौला को 1861 में ग्रैंड नाइट ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से भी नवाजा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि निजाम हैदराबाद ने हजारों मुसलमान विद्रोही, खासतौर पर जो पठान और बलोच विद्रोह उसकी सेना थी, ब्लैक अफ्रीकन सेना थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तुर्रम अली खान उनका एक लीडर थे, उनको शहीद किया और उसके बाद उनको 10,000 स्टर्लिंग पाउंड 1858 में दिए गए। उसके बाद जनाब आ जाइए महाराजा होलकर, इंदौर के महाराजा होलकर 1857 के विद्रोह के दौरान होलकर अपनी सेना के बीच, जिसमें 6,000 पैदल सैनिक और 3200 घुड़सवार और 24 तोपें थी, विद्रोह के विस्फोट को नहीं रोक पाए। इस सेना ने रेजिडेंसी पर हमला बोला और गवर्नर जनरल के एजेंट को सीहोर में पनाह लेनी पड़ी। होलकर ने निजी तौर पर अंग्रेजों को हर तरह से सहायता पहुंचाई। उन्होंने डाक सेवाओं की लगातार बनाए रखी और काफी खतरे उठाकर अंग्रेजों की हिफाजत की। होलकर को उनकी सेवाओं के लिए सतपुरा क्षेत्र के 360 वर्ग मील का इलाका इनाम में दिया गया। सतपुरा के जंगल से खूबसूरत जंगल हिंदुस्तान में नहीं थे और आप जानते हैं कि हिंदी काव्य में कितना सतपुरा के जंगलों का कितना जिक्र है। और वो इसको देने के बाद अंग्रेजों ने उनको कटवाया था और वो पूरा साफ कर दिया गया। अब तो सतपुरा के जंगल नाम की कोई चीज नहीं है। 1860 360 वर्ग मील का इलाका इसको दिया गया था गद्दारी करने के लिए। 1860 में होलकर को अंग्रेजों की मदद के लिए सेना खड़ी करने के खर्चे के रूप में 3 लाख रुपए अदा किए गए। तुकाजी राव को 1861 में GCSI बनाया गया। काउंसलर ऑफ द एम्प्रेस तथा CI की उपाधियों से भी नवाजा गया। और ये वो बंदा है जो सबसे बड़ी लड़ाई सेंट्रल इंडिया में लड़ी गई थी, रनौड़ की लड़ाई, इसमें पीछे से हमला करने वालों में शामिल था, जिसकी वजह से लगभग 30,000 इनकलाबी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद जयपुर के महाराजा का सुन लीजिए।
महाराजा राम सिंह ने 1851 में सत्ता ग्रहण की। गदर के दौरान उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को पॉलिटिकल एजेंट को उपलब्ध करा दिया। उन्होंने अंग्रेजों की हर संभव सहायता की। उनको सेवाओं से खुश होकर उन्हें कोट कासिम का परगना, ये कोट कासिम जो है ये हरियाणा में है, गुड़गांव के पास है, और बहादुर शाह जफर की निजी प्रॉपर्टी थी। कोट कासिम और गदर के इनाम में हिस्सा दिया। 1862 में GCSI की उपाधि दी गई। इसका डिटेल में ऊपर बता चुका हूं उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद जनाब जोधपुर की रियासत के बारे में सुन लीजिए, जिसकी महारानी और रानी और किस किस की हम बात करते हैं। महाराजा तख्त सिंह ने म्यूटनी के दौरान अंग्रेज सरकार की अच्छी तरह सेवा की। उन्हें 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। उनकी 1873 में मृत्यु हुई और उनके बड़े बेटे जसवंत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। उन्हें GCSI की उपाधि से सम्मानित किया गया और उनकी दी जाने वाली तोपों की सलामी 17 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। तीन चार तोपों की सलामी बढ़वाने के लिए उन्होंने देश को भेज दिया। उसके बाद रामपुर के राजा का सुनिए, अय्याश, गद्दार, जलील, जो उस जमाने का जो राजा था, उसको रोज एक क्या कहते हैं, मेडन लड़की चाहिए होती थी। नवाब रामपुर यूसुफ अली खान को 1857 की म्यूटनी में अटूट वफादारी से खुश होकर 1,30,000 रुपए की लगान वाली जागीर और दूसरे सम्मान दिए गए। उनको दी जाने वाली सलामी तोपों की संख्या बढ़ा दी गई। 1864 में उनके बेटे नवाब कल्बे अली खान रामपुर की गद्दी पर बैठे और उन्हें GCSI और CIE की उपाधियां प्रदान की गईं। दिल्ली में शाही दरबार के मौके पर उन्हें रानी की ओर से एक झंडा भी भेंट किया गया। हाँ, उसके बाद रीवा रियासत, ये रीवा, रतलाम और ये सारे वो हैं जो इनकलाबियों के जिन्होंने पीछे से हरवाया था। 1857 में गदर के विस्फोट होने पर महाराजा रघुराज सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की मदद के लिए तुरंत अपनी सेवाएं उपलब्ध करा दी। उन्होंने 2000 सैनिक आसपास के इलाकों में विद्रोह को कुचलने के लिए भी उपलब्ध कराए। उनकी महान सेवाओं से खुश होकर सोहागपुर और अमरकंटक परगने इनाम में दिए गए। ये किसके थे? हमने बात की थी, एक जिनके पति को गिरफ्तार किया था और वो उन्होंने बाद में अपने पेट में छुरा घोंप लिया था, अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया था। नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि अभी भूल रहा हूं, क्योंकि कुछ गलत हो जाएगा तो कोई कहेगा कि ये आपने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया। रतलाम रियासत है ना जी। म्यूटनी के मौके पर रतलाम रियासत की गद्दी पर राजा बलवंत सिंह विराजमान थे। उन्होंने म्यूटनी के खिलाफ बिना झिझक जबरदस्त सेवा की। उससे खुश होकर उसके उत्तराधिकारी को खिलत यानी शाही पोशाक, खिलत शाही पोशाक कहते हैं, और अंग्रेजी सरकार की ओर से धन्यवाद दिया गया। ठीक है भाईजान। और उसके बाद टिहरी रियासत जो कांग्रेस में भी रहा, बीजेपी में भी रहा और अभी शायद बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट भी है या मंत्री भी रह चुका है वो बीजेपी और RSS की सरकारों में। और म्यूटनी के दौरान सुदर्शन शाह ने अंग्रेज सरकार को बहुत महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई। बिना किसी जायज औलाद के रहते 1859 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी बड़ी नाजायज औलाद भवानी शाह को गद्दी पर बैठने की इजाजत दी गई और उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया गया। राजा को सर और KCSI की उपाधियां मिली। आप जरा सोचिए, कोई औलाद नाजायज नहीं होती है, लेकिन इसकी इतनी बीवियां थी इसके हरम में, जो हम कहते हैं मुसलमानों के हरम होते, इसके हरम में इतनी औरतें थी। और आप जानते हैं 1857 इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारी राजाओं को उनको अपने इसी तरह का किसी बीवी से अलावा हुआ बच्चे को वो गोद नहीं लेने दे रहे थे, इसलिए हुआ था। लेकिन इसको इसने इतने किया। और ये मैं नौजवान साथियों को खासतौर पर बताना चाहता हूं, इसी की सेना थी जो गई थी लाल शर्ट्स वालों को किस्सा ख्वानी बाजार में मारने के लिए, और चंद्र सिंह बली इसी की सेना के जरिए भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। उसके बाद राजस्थान में टोंक राजा, ये एक बड़ा दलाल जो आज भी राजनीति में इसका परिवार बहुत सक्रिय है। टोंक के नवाब मोहम्मद खान ने म्यूटनी के दौरान अपने किले पर नवाब बांदा और तांतिया टोपे को सामूहिक हमले को विफल कर दिया। इस बहादुरी के लिए उनको दी जाने वाली तोपों की सलामी में को 15 से बढ़ाकर 17 कर दिया गया है। यानी आप 15 पाद मारते थे पहले, आप 17 पाद मारेंगे, तो इन्होंने उसके लिए देश को भेज दिया। भोपाल रियासत का सुन लीजिए,
इसकी मुखिया सिकंदर बेगम एक बहुत मजबूत चरित्र वाली महिला थी और 1857 के विद्रोह में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की लाजवाब सेवा की। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के दुर्भाग्यपूर्ण काल में सहायता उपलब्ध कराने में जरा सी भी झिझक नहीं दिखाई। उनकी सेवाओं से खुश होकर 1860 में बेरसिया जिला दान में दिया गया और 1861 में उन्हें GCSI की उपाधि प्रदान की गई। हिंदू मुसलमान सब, और ये सब ऊंची जातियों के हैं। हाँ? पटियाला रियासत, अब जरा आ जाइए इधर। पटियाला रियासत जिसने मतलब जिंद, पटियाला और आऊंगा मैं अभी नाम, उन्होंने जो किया है, दिल्ली को हरवाने में उनका जो रोल है, म्यूटनी के प्रारंभ होने पर महाराजा ने जो आचरण दिखाया उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। विद्रोह आरंभ होने की सूचना मिलते ही उन्होंने उसी शाम उपलब्ध सैन्य दलों के साथ अंबाला की दिशा में कूच कर दिया। और ये मैं बताना चाहता हूँ, जनरल हडसन की जो सारी सेना थी वो इसने अपनी सेना दे दी और बहुत काम किए। और उसके बाद जो उसको दिया गया वो सुन लीजिए। और ये वो बंदा है जिसके अपने महल के अंदर एक शराब का तालाब था जिसमें नंगी औरतों को तैरवाया जाता था। ये जो जी शराब का तालाब जिसमें औरतें, और इसको जो औरत पसंद आ जाती थी वो गायब हो जाती थी। कौन जी? पटियाले का राजा। पटियाले का राजा जी। और रेफरेंस कहाँ पे? रेफरेंस बताइए सर, रेफरेंस कहाँ पे? ये रेफरेंस है चीफ्स एंड फैमिलीज ऑफ नेटिव इन पंजाब, वॉल्यूम 2। अच्छा, दूसरी बात ये, कांग्रेस ने कमेटी बिठाई थी इस पर, और बात ये किया था कि इसको इनके जो मतलब मुझे जहां तक याद है, देखिए आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, इनको जो है इनके जो डॉक्टर थे, या वहां एक मशहूर डॉक्टर थे पटियाले के, उनकी पत्नी पसंद आ गई और इसने उनके लिए जो कुछ किया था और जो किया था वो तो अपने आप में कांग्रेस की बताई हुई रिपोर्ट है। पर इसको क्या क्या दिया गया वो सुन लीजिए। 1857 के बाद नरेंद्र सिंह को की शानदार सेवाओं के लिए झज्जर के नवाब की जब्तशुदा रियासत को नारनौल मंडल के प्रशासनिक अधिकारों के उपहार में नवाजा गया। आप जानते हैं झज्जर के नवाब को फांसी पर लटकाया गया था, उनकी जमीन इनको दी गई, जिसका राजस्व 2 लाख रुपए आंका गया। उन्हें यह उपहार इस शर्त पर दिया गया कि वो खतरे और अशांति के समय अंग्रेजों को राजनीतिक और सैन्य समर्थन देंगे। उन्हें गदर के दौरान अंग्रेजी सरकार को दिए गए कर्ज के भुगतान के रूप में झज्जर के कन्नौड़ परगना और खमाओं के तालुका को खरीदने की अनुमति भी दी गई। इसके अतिरिक्त महाराजा को भदौर का प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार और 5,265 रुपए की वार्षिक राशि प्राप्त करने के अधिकार मंजूर किए गए। इससे पूर्व भदौर के सरदार इस राशि का भुगतान साम्राज्य मुगल कोष को देते थे। नरेंद्र सिंह को 1861 में केसी बनाया गया। पंजाब के स्थानीय रियासतों की वरीयता सूची में महाराजा का प्रथम स्थान है। वो उन्होंने एक वरीयता सूची बनाई थी, और मैं आपको दोस्तों अंबेडकर नामा के दोस्तों को आपको बताना चाहता हूं, इनके यहाँ अंग्रेजों ने एक किस्म बनाई थी कुर्सी वर्ग, यानी आप कुर्सी पर बैठेंगे, खड़े रहेंगे, उसके लिए भी उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता था कि आप कुर्सी नशीन, उस सर्टिफिकेट का नाम था कुर्सी नशीन। आपको अगर वो मिलता था तो आप अंग्रेज अफसर के सामने कुर्सी पर बैठ सकते थे। ये तो ऊंचे दलालों की मैं बात कर रहा हूं। जिंद रियासत निष्ठा गदर के दौरान एक बार फिर जाहिर हुई। उन्होंने 800 आदमियों के साथ करनाल की छावनी को संभाला। यही हम जो उत्तर भारत में हारे उसकी एक बड़ी वजह ये थी। और दिल्ली के उत्तर में 20 मील दूर बागपत में यमुना में नौकाओं को तैयार रखा। इस प्रकार उन्होंने मेरठ की सेना को सर H.S. बर्नार्ड के दस्ते के साथ मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 जून को राजा ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से अलीगढ़ की लड़ाई में भाग लिया, जिसमें इनकलाबी हार गए थे। ये पहली हार थी, उसके बाद ही वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, अलीपुर की लड़ाई हारने के बाद, जिसके लिए मुख्य सेनापति ने उन्हें बधाई दी। उन्हें उपहार स्वरूप जब्त की गई एक तोप पेश की गई। और जिंद के राजा को जो और दिया गया, गदर के दौरान उन्होंने घेराबंदी करने वाली सेना को सामग्री पहुंचाने, सूचना व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और अपनी रियासत में मिले हुए जिलों में व्यवस्था कायम रखने में सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेज गायब हो गए प्रशासन से, उन्होंने इसको दे दिया, पूरा उत्तरी भारत के जिले इसको दे दिए, और इसके गुंडागर्दी, इसकी जो सेना थी वहां, उन्होंने सब तरह के धंधे किए, बलात्कार, रेप, सब किया इन्होंने। अंग्रेजों के अन्य दलालों की तरह इस राजा को भी जो दिया गया, जरा वो सुन लीजिए सर।
गवर्नर जनरल ने 5 नवंबर 1857 को अपनी विज्ञप्ति में कहा कि जिंद की राजा का मजबूत समर्थन सरकार से विशेष धन्यवाद का हकदार है। राजा की शानदार सेवाओं के लिए उन्हें उपयुक्त प्रकाश को नवाजा गया। उन्हें लगभग 600 वर्ग मील का दादरी क्षेत्र प्रदान किया गया, जिसे बहादुरगढ़ के नवाब की गद्दारी के कारण जब्त किया गया था। यानी झज्जर के नवाब की जो जमीन थी वो दी गई पटियाला के इसको, और हमारे बहादुरगढ़ के जो राजा थे उनकी दादरी वाली जी। और उसके अलावा उन्हें संगरूर में के निकट कलराम परगना के 13 गांव भी दिए गए, जिनका मूल्य 1,88,000 रुपए आंका गया। अब राजा की राजधानी संगरूर में है, उसका एक मकान दिल्ली में भी है जिसकी कीमत 60,000 रुपए है। आप ये जानते हैं ना कि कनॉट पैलेस के अंदर एक जिंद पैलेस, जिंद हाउस है, पटियाला हाउस है, कपूरथला हाउस है ये जी। उसके बाद नाभा का रियासत, नाभा, जिसको अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा नवाजा, क्योंकि ये खुद अपने भाई के साथ, अंग्रेजों के साथ अवध तक की लड़ाई में शामिल रहा। इसका नाम था नाभा रियासत के राजा भरपूर सिंह। उन्होंने गदर के दौरान देश आदर्शपूर्ण निष्ठा के साथ काम किया। उन्होंने ऐसी सेवाएं की जो पंजाब के अन्य सेवाओं की सेवा से भी की तरह महत्वपूर्ण कम नहीं थी। सुन लीजिए, क्योंकि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि बाद में जिन्होंने राज किया उस पर मैं आऊंगा, इसको जल्दी से मैं दोहरा रहा हूं। राजा ने एक छोटी फौजी दस्ता दिल्ली को भेजा, जिसने घेराबंदी में अच्छा कार्य किया। उन्होंने अपनी प्रजा में बहुत से सैनिकों की भर्ती की, रसद और गाड़ियां मुहैया कराई और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। उसने जो भी काम करने के लिए कहा गया उसे पूरी निष्ठा और सद्भावना के साथ अंजाम दिया। उनकी सेवाओं के बदले उन्हें झज्जर के जब्तशुदा क्षेत्र में बावल और कांटी मंडलों को पुरस्कार स्वरूप दिया गया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई। ये तोहफा उन्हें खतरे और अशांति में सेने फैलाने और राजनीतिक सेवा के लिए दिया गया। कपूरथला के राजा और रणधीर सिंह को अंग्रेजों ने जो दिया वो सुन लीजिए। वो था, राजा को अवध के बहराइच और बाराबंकी जिलों में बूंदी और बिठौली 2 शब्दशुदा जागीरों को भेंट स्वरूप दिया गया। उनके भाई कुंवर विक्रम सिंह को, जो राजा के साथ अवध गए थे, बहराइच में औकाना जागीर का एक भाग दिया गया, जिसे 45,000 रुपए आंकी गई। पटौदी का नवाब उन्होंने गुड़गांव में बहोरा परगना में बगावत को दबाने के सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे रिवाड़ी के राव तेजा सिंह पुत्र तुलाराम ने संगठित किया था। राव तुलाराम जी, जिनके साजे औलादे आजकल आरएसएस के साथ हैं, वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे। राम ने संगठित किया था। उसके सैन्य दल ने 84 के बाहर हुई लड़ाई में, जो 2 दिन तक चली थी और जिसमें 100 से ज्यादा जाट, अहीर और ब्राह्मण मारे गए थे, भी भाग लिया था। पंजाब की स्थानीय रियासतों और राजाओं को वरीयता सूची में पटौदी का 17वां नंबर है और उन्हें वायसराय से भेंट करने का है। आखिरी जो बड़ा मैं बता रहा हूं, सैकड़ों है मेरे पास। गुलाब सिंह, जम्मू एंड कश्मीर का राजा, करण सिंह का दादा या परदादा। ऐसा हुआ कि ये जो गुलाब सिंह थे, इन्हें जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने हमला किया हुआ था, उन्हीं दिनों में मौत हो गई इसकी, लेकिन इसकी सेना भेजी हुई थी और उस सेना ने जो हमारा सब्जी मंडी का मोर्चा है उसको संभाला हुआ था। पहले दिन की मुकाबले में जहां दलित रहते थे, जहां बहुजन रहते थे, गरीब रहते थे सब्जी मंडी के इलाके में, पहले दिन की लड़ाई में ही इनकी पूरी सेना अपनी तोप छोड़कर भाग गई। पूरी की पूरी सेना 18 से ज्यादा तोप छोड़कर जम्मू भाग गई। लेकिन इनका बेटा फिर दोबारा सेना भेजा, रणवीर सिंह, और 8 सितंबर, अंग्रेजी दस्तावेज कह रहे हैं, 8 सितंबर 1857 को सुबह जम्मू दस्ता, जिसका गुलाब सिंह ने वायदा किया था और जिसे उसके पुत्र रणवीर सिंह ने भेजा था, रिचर्ड लॉरेंस की अगुवाई में प्रकट हुआ। दिल्ली से बाहर घेराबंदी करने वाली अंग्रेजी सेना के कैंप में पहुंचने पर जनरल विल्सन और कमिश्नर ने उनका स्वागत किया और उसको बहुत सारे इलाके नेपाल के और अफगानिस्तान के भी दे दिए गए इसके खुश में। मैं जो बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं, जो सारी सत्यनारायण की कथा मैंने आपके सामने रखी है, वो ये है, हमने 15 अगस्त सन 1947 को इन सब के बारे में क्या किया। 15 अगस्त 1947 को मैं आजादी नहीं मानता हूं, मैं पूरी आजादी नहीं मानता हूं, क्योंकि उस दिन सबसे पहले जो फैसला होना चाहिए था
कैबिनेट ने सबसे पहले जो चीज तय करनी चाहिए थी वो ये था कि 1857 में जिस जिसकी जायदादें, जमीनें और उनको शहीद किया गया था उनको हर्जाना दिया जाएगा, उनकी जब्त की हुई जायदादें उनके परिवार को दी जाएंगी। हमने ये फैसला नहीं किया। हमने जब इसका 100वां साल मनाया तब भी ये फैसला नहीं किया। जब 15 अगस्त 1947 को तो उसमें से बहुत सारे वारिस, उनके बच्चे मौजूद थे जिनको दिया जाना चाहिए था, है ना। आप रानी लक्ष्मीबाई के परिवार के बारे में हमने कभी सुना है? कोई कहा है? सिराजुद्दौला के परिवार के बारे में कोई सुना है? बहादुर शाह जफर के परिवार के बारे में कभी हमने सुना है? नवाब झज्जर के परिवार के बारे में सुना है कोई उनकी औलाद है? वो सारे मर गए, रिक्शा चलाते हुए, भीख मांगते हुए, फांसी पर लटका दिए गए। लेकिन जिन्होंने गद्दारी की थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। हमने उस दिन ये तय भी नहीं किया कि जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था 1857 में, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव नहीं लड़ने देंगे। हम उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे। और उसके बाद आप देखिए, मैं तो गिनते गिनते मेरी ये उंगलियां थक जाएंगी। आप ये सिंधियास, पटियाला, नाभा, जिंद, निजाम, कश्मीर, वहां के जो रजवाड़े, ये गद्दार रजवाड़े थे, उनकी जो औलादे थी और उस विरासत को वो लेके चल रहे थे, उनको आपने गवर्नर्स बनाया, वहां पर आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया, सीएम मिनिस्टर सब बने जी, सीएम मिनिस्टर सब बने। और आप ये समझ लीजिए कि सन 1967 तक तो इनको प्रीवी पर्स हमने दिया। ये जो रजवाड़े थे 7 कत्ल कर सकते थे डॉक्टर रतनलाल, 8वें कत्ल पर इनका मुकदमा चल सकता था। मुझे तो याद है ना, बीए के जमाने में, स्कूल के जमाने में गाड़ियां चलती थी, पटियाला नंबर 1, बड़ी गाड़ी पटियाला नंबर 1, जिंद नंबर 1, निजाम नंबर 2 गाड़ी का नंबर, उनको कितने 7 तक लोग मार दे तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता था। तो कब तक भाई? प्रीवी पर्स तक। अच्छा, मतलब 70s तक एक तरीके से। भाई साहब, आप दिल्ली के सड़क में इतना नाम था क्योंकि इनका निजाम हाउस और सिंधी हाउस और ये सब था ना, ये तो अय्याशी और दलाली करने ही पड़े रहते थे। ये सारे मेंबर पार्लियामेंट बन गए थे, ये क्या क्या बन गए थे। इनके महल जो थे, इनके महल अय्याशियों के अड्डे थे ही। हमने एक बंदे का हिसाब नहीं किया, हमने उनसे माफी भी नहीं मंगवाई। और सबसे बड़ा शर्मनाक मैं आपको बताता हूं, पवाई का राजा, पवाई शाहजहांपुर के पास, हम जो रोहिलखंड हारे हैं, जो मौलवी साहब थे, जो बहुत मतलब पूरा लड़ाई जीत ली गई थी, तात्या टोपे, नाना साहब, हजरत महल और क्या उस मशहूर, उनको असल में वो साउथ इंडिया से आए हुए थे मौलवी, और वो साउथ इंडियन मौलवी कहते थे। और उनका मजार अभी शाहजहांपुर में है, जहां मैं हर साल कोशिश करता हूं मैं जाऊं। तो पवाई के राजा ने ये कहा कि आप आ जाइए, हम भी आपके साथ हैं। और जब ये उनके घर गए तो उनकी गर्दन काटकर उसी रात को गवर्नर के पास भेजा, और उसी रात को 50,000 रुपए उसको दिए गए पवाई के राजा को। वो पवाई का राजा जो है आज बीजेपी में है, उसके औलादे, उससे पहले कांग्रेस के मंत्री रहे। वो राहुल गांधी के बड़े करीबी दोस्त थे। हमने कोई ब्लैक लिस्टिंग नहीं की, हमने कोई ये नहीं पूछा 15 अगस्त 1947 को कि ये इनके साथ क्या हुआ। आज भी आप, असल में मैं जब ये रिसर्च कर रहा था तो मैं ये सोचता था कि सिख जो हैं, हालांकि इनमें बेचारे सिखों का कोई कसूर नहीं है, सिख जो हैं वो यूपी में क्यों है इतने? क्योंकि मैं यूपी में 2-3 महीने लगाता था, यूपी बिहार में गर्मी की छुट्टियों में। तो मैं सोचता था यार 1857 के तो नहीं है, ये तो पूरा भोजपुरी बोल रहे हैं, और कहाँ, सॉरी 1947 के तो नहीं है। तो पता लगा कि ये सारे के सारे 1857 में इनको जमीनें दी गई हैं, इनको जिले के जिले दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहोगे 15 अगस्त 1947 के आजादी? ठीक है सर, ये दास्तान जारी रहेगी। आपकी किताब मेरे हाथ में है दोस्तों।
ये किताब देखिए 1857 की अनकही हैरत अंगेज दास्तान है। इसमें चैप्टर वाइज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आज बीच से ही चैप्टर उठाया था, लेकिन इसमें जितने हैं दिलचस्प चैप्टर है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के सच, अंग्रेजों ने दिल्ली कैसे जीती। अगले एपिसोड में इसी पे चर्चा करूंगा कि अंग्रेजों ने दिल्ली कैसे जीती। और पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए, परिवार के साथ सुनिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल इतिहास पता होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, अम्बेडकरनामा जैसे छोटे से चैनल से एक छोटा सा प्रयास है कि आपके घर घर सच्ची बात पहुंचे, पूरा टेलीविजन पे खोलकर और पूरे परिवार के साथ देखिए। आप सबका शुक्रिया। और संतोष साहब, शुक्रिया।